शेर खान ने सोच लिया था कि उसके पास जाना बेहतर रहेगा। कुछ दिन वहां गुजार कर जब हालात जरा ठीक हो जाएंगे तो वो वहां से कश्मीर निकल जाएगा। अब सवाल ये था कि क्या उस वक्त उस कठियाली जैसे छोटे स्टेशन पर कलकत्ता जाने वाली कोई गाड़ी मिल सकेगी। उसके पास चंद 1 घंटे ही थे। सुबह होने से पहले पहले वो कठियाली से दूर निकल जाना चाहता था, ताकि जब सावित्री का मामा पुलिस को उसकी मुखबरी करे तो वो पुलिस की हरकत में आने से पहले पहले कठियाली के इलाके से निकल चुका हो। जब वो कठियाली के मामूली से कस्बाती स्टेशन पर पहुंचा तो ये देखकर उसका दिल बैठ सा गया कि स्टेशन पर उल्लू बोल रहे थे। कोई मुसाफिर और कोई रेलवे का कुली तक नजर नहीं आ रहा था। उसने स्टेशन के दूसरी तरफ जाकर देखा कि वहां एक छोटी सी खिड़की के पीछे एक बूढ़ा सिख बैठा टिकटों पर मोहरे लगा रहा था। शेर खान जानता था कि सावित्री के मामा की मुखबरी के बाद पुलिस रेलवे स्टेशन पर आकर टिकट देने वाले सरदार जी से भी पूछेगी कि इस हुलिये का आदमी रात को स्टेशन पर आया था, और सरदार जी पुलिस को बता देंगे कि रात को इस हुलिये का एक आदमी आया था और उसने फुला शहर का टिकट लिया था। चुनाचे शेर खान फौरन खिड़की से हट गया। वो सरदार जी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। अब उसने यही सोचा कि कलकत्ते की तरफ जाने वाली जो भी गाड़ी आएगी, खा वो आधे रास्ते तक ही जा रही हो, वो उसमें बगैर टिकट के सवार हो जाएगा। रात का वक्त है। रात के वक्त ट्रेन में कोई टिकट चेकर नहीं आता। वो पिछली तरफ से तारों का जंगला फलांग कर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ 1-2 खंभों की बत्तियां ही जल रही थी। प्लेटफॉर्म खाली था, कोई मुसाफिर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्टेशन पर कभी कोई गाड़ी खड़ी नहीं हुई। शेर खान को यह ख्याल भी था कि कहीं सावित्री के मामा को ये पता न चल जाए कि जिस पाकिस्तानी जासूस को उसने सुबह पुलिस के हवाले करना था वो फरार हो चुका है। फिर तो वो शख्स उसी लम्हे कठियाली के पुलिस थाने पहुंचकर इत्तला दे दे और पुलिस सबसे पहले रेलवे स्टेशन का ही रुख करेगी। मगर किसी भी रेलगाड़ी का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। शेर खान बेचैनी से उठकर इधर उधर टहलने लगा। किसी तरफ जाने वाली ट्रेन भी नहीं आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल भी नहीं था। एक बूढ़ा आदमी एक तरफ से चला रहा था। जब वो करीब आया तो कमांडो शेर खान ने उससे पूछा, बड़े मियाँ लखनऊ बरेली जाने वाली गाड़ी कब आएगी? उसने जानबूझकर लखनऊ बरेली का नाम लिया था। वो बड़ी एहतियात से काम ले रहा था और नहीं चाहता था कि स्टेशन पर किसी को भी मालूम हो कि वो कलकत्ते की तरफ गया है। बूढ़े ने कहा, लखनऊ जाने वाली गाड़ी तो सुबह सवेरे आएगी। इस वक्त तो पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ रही है। शेर खान ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो इस इलाके से कुछ देर बाद ही निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। कोई 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि लखनऊ की जानिब से एक ट्रेन आकर रुकी। पैसेंजर ट्रेन थी। डिब्बों में मुसाफिर भरे हुए थे। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। इंजन ने रुकने के 2 मिनट बाद ही सीटी दे दी। कमांडो शेर खान इस दौरान एक डिब्बे में घुसकर दरवाजे के पास बैठ चुका था। दूसरे लम्हे ट्रेन चल पड़ी। लखनऊ से आगे बड़ा बनारस ही था। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। बनारस भी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ट्रेन ने बनारस पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लगा दिए। शेर खान को अब ये तशवीश हुई कि अगर ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो रास्ते में ही दिन निकल आएगा, और ऐन मुमकिन है कि कठियाली पुलिस उसके बारे में अगले स्टेशनों की पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को बाखबर कर दे। दूसरी फिक्र उसे ये भी लगी थी कि वो बगैर टिकट के सफर कर रहा था। पकड़ा गया तो एक नई मुसीबत में फंस जाएगा। चुनाचे उसने बनारस पहुंचने से पहले पहले ये फैसला कर लिया था कि वो बनारस उतर जाएगा और वहां से आगे गया तो लारी में सफर करने की कोशिश करेगा। रात के 3 बजने वाले थे जब ट्रेन बनारस पहुंची। बनारस बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन था, जहां टिकट के बगैर स्टेशन की इमारत से बाहर निकलना मुश्किल था। वैसे भी प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस के सिपाही इधर उधर चल फिर रहे थे। शेर खान ने अपना इरादा बदल लिया और ये सोचा कि वो गया के रेलवे स्टेशन पर उतर जाएगा। पैसेंजर ट्रेन दिन निकल चुका था जब गया पहुंची। ये काफी बड़ा स्टेशन था, मगर बनारस लखनऊ के मुकाबले में बहुत छोटा था। ये शहर पहले शेर खान ने नहीं देखा था। वो ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म से उतरकर रेलवे लाइन के साथ साथ कलकत्ता की तरफ चल पड़ा। कभी कभी रेलवे यार्ड में भी ट्रेन की आमद के मौके पर कोई ना कोई टिकट चेकर मौजूद होता, मगर ये पैसेंजर ट्रेन थी और कठियाली का स्टेशन भी छोटा था। शेर खान रेलवे पटड़ी के साथ साथ चलते वहां पर आ गया जहां रेलवे का खारदार जंगला खत्म हो जाता था और पटड़ी की दोनों जानिब धान के खेत शुरू हो जाते थे। जहां से वो खेतों में चलने लगा और एक चक्कर लगाकर गया के शहर में आ गया। बुद्ध मत के पैरोकार इस शहर को बड़ा मुकद्दस मानते हैं। ये वो शहर है जहां महात्मा बुद्ध को एक दरख्त के नीचे ज्ञान हुआ था और उन्होंने जिंदगी के दुखों का राज पा लिया था। शहर की आबादी बहुत बढ़ गई थी और शहर के बाहर भी नई कॉलोनियां आबाद हो गई थीं। सुबह का वक्त था। शहर की जिंदगी बेदार हो चुकी थी। शेर खान एक कॉलोनी में आ गया। सड़क के किनारे उसे एक चाय की छोटी सी दुकान नजर आई। वो दुकान के अंदर जाकर बैठ गया। उसने चाय के साथ मक्खन लगवाकर 3 स्लाइस मंगवाए और खामोशी से नाश्ता करने लगा। सावित्री के दिए हुए पैसे उसकी जेब में मौजूद थे। जहां उसने एक आदमी से अड्डे का पूछा जहां से आगे बंदाल की तरफ लारियां जाती हूं। उसने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? शेर खान को उस आदमी से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। उसने यूं ही कह दिया, पटना जाऊंगा, ट्रेन रात को आएगी, मुझे पटना जल्दी पहुंचना है।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। उस आदमी ने कहा, पटना जाने के लिए तो तुम्हें रास्ते में 2 लारियां बदलनी पड़ेंगी। तुम यहाँ से हजारीबाग चले जाओ, वहां से तुम्हें पटना जाने वाली ट्रेन मिल जाएगी। शेर खान को हजारीबाग का नाम सुनकर याद आ गया कि हजारीबाग तो सूबा बंगाल की सरहद के करीब ही वाक़ है और वहां से आगे आसनसोल है जहां से बंगाल शुरू हो जाता है। उसने कहा, अच्छा देखता हूँ भाई। वो चाय की दुकान से निकला और सीधा लारी अड्डे पर आ गया। कुछ ही देर बाद उसे हजारीबाग जाने वाली लारी मिल गई। हजारीबाग वहां से 2-2.5 घंटे का सफर था, लेकिन वो हजारीबाग पहुंच गया, जहां से उसे कलकत्ता जाने वाली एक मेल ट्रेन मिल गई और वो कलकत्ते के होड़ा स्टेशन पर उतर गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कलकत्ता शहर जाग रहा था, हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थी। कलकत्ता का शुमार भारत के बड़े शहरों में होता है, बल्कि इसे भारत का सबसे बुंजान आबाद शहर भी कहा जाता है। इस शहर की तारीख और बंगला सकाफत बड़ी कदीम है। शेर खान को अपने कश्मीरी दोस्त का घर मालूम था कि कहाँ है। उसने ऑटो रिक्शा लिया और सीधा उसके मकान पर पहुंच गया। वो शेर खान को देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। दोनों दोस्त गले लगकर मिले। जहां शेर खान के कश्मीरी दोस्त का असली नाम नहीं बताया जाएगा, उसका फर्जी नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ने शेर खान के बोसीदा कपड़ों से अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी जगह से फरार होकर आया है। उसने कहा, सबसे पहले नहा धोकर कपड़े बदलो, खाना खाओ और फिर आराम से सो जाओ, बाकी बातें सुबह को होंगी। शेर खान ने उसल किया, कपड़े बदले, खाना खाया और सो गया। खुदा जाने वो कब का जागा हुआ था। सावित्री के मकान पर भी वो कुछ देर ही सो सका था। अब्दुल्ला के मकान पर वो गहरी नींद सो गया। दिन के 10 बजे उसकी आंख खुली। अब्दुल्ला अपनी दुकान पर नहीं गया था। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बातें करने लगे। शेर खान ने उसे काफी कुछ बता दिया, काफी कुछ नहीं बताया। बहरहाल उसने कहा, अब मुझे जितनी जल्दी हो सके कश्मीर पहुंचा दो, मगर लखनऊ बरेली का रास्ता मेरे लिए महफूज नहीं है। तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? अब्दुल्ला ने कहा, कश्मीर जाने का रास्ता तो लखनऊ बरेली से होकर ही जाता है। तुम यही कर सकते हो कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते मेरे पास रहो। शेर खान ने कहा, लेकिन अब्दुल्ला, मेरा कश्मीर के महाज पर जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे शाहिद अली के बारे में भी कुछ पता नहीं कि लंदन में मफरूर होने के बाद उस पर क्या गुजरी, वो कश्मीर पहुंचा है या नहीं। कश्मीर के महाज पर मुजाहिद तुराबी को हमारी बड़ी जरूरत है। अब्दुल्ला कहने लगा, मुझे थोड़ा मौका दो, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। कलकत्ते में शेर खान को रहते 1 हफ्ता गुजर गया तो उसने अब्दुल्ला से कहा, भाई इससे ज्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं आज रात की ट्रेन से अमृतसर की तरफ निकल जाऊंगा। अगले हफ्ते जहां से हिंदू यात्रियों का एक जत्था जम्मू माता जी के दर्शनों को जा रहा है। अगर तुम मुनासिब समझो तो उसके साथ भी जा सकते हो। जो आदमी इस जत्थे की यात्रा का इंतजाम कर रहा है वो मेरा जानने वाला है। मैं उसे कहकर तुम्हें जत्थे में शामिल करवा सकता हूँ, लेकिन सोच लो, क्या हिंदू यात्रियों के जत्थे में तुम महफूज होगे? शेर खान ने कहा, अमृतसर तक तो इस जत्थे की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अमृतसर के आगे और खास तौर पर जम्मू के इलाके में दाखिल होते ही CID इस जत्थे के यात्रियों की निगरानी शुरू कर देगी और एक यात्री से पूछगिछ हो सकती है। वहां अगर इंटेलिजेंस वालों को मुझ पर जरा सा भी शक पड़ गया तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, ये तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ट्रेन में तो तुम्हें सारा रास्ता इंटेलिजेंस वालों का खटका लगा रहेगा। यहाँ तो सिर्फ जम्मू के इलाके में पहुंचने के बाद ही कुछ हो सकता है। तुम अमृतसर से ही जत्थे से अलग हो सकते हो। यात्री यही समझेंगे कि तुम किसी दूसरे मंदिर की यात्रा को चले गए हो और अपने आप जम्मू पहुंच जाओगे। शेर खान सोच में पड़ गया। अब्दुल्ला का ख्याल दुरुस्त था। अगर वो यात्रियों के साथ चला जाए तो कम से कम अमृतसर तक वो बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। सिर्फ इस बात का खतरा है कि लखनऊ स्टेशन पर अगर टॉर्चर सेंटर का चीफ मालिक राम मौजूद हुआ तो वो उसे पहचान न ले। अव्वल तो ये जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम उस वक्त लखनऊ स्टेशन पर मौजूद हो जब यात्रियों का जत्था वहां से गुजर रहा हो। दूसरे, अगर वो मौजूद हुआ भी तो शेर खान अपना हुलिया ऐसा बनाएगा कि वो उसे कभी नहीं पहचान सकेगा। चुनाचे शेर खान ने जम्मू जाने वाले हिंदू यात्रियों के साथ जाने का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला उसी रोज जत्थे के इंतजाम करने वाले अपने वाकिफकार से मिला और उसे बताया कि पंजाब से उसका एक हिंदू दोस्त आया हुआ है, वो भी जत्थे के साथ जम्मू जाना चाहता है, उसे भी साथ लेते जाओ। जत्थे के मुंतजिम ने कहा, ठीक है अब्दुल्ला बाबू, इसको परसों मेरे मकान पर भेज देना, हम लोग पंजाब मेल में जाएंगे। पंजाब मेल आजकल शाम को होड़ा स्टेशन से चलती है, तुमको तो मालूम ही है। अब्दुल्ला ने आकर शेर खान को बताया कि काम हो गया है, परसों दोपहर के वक्त तुम तैयार हो जाना। शेर खान ने पूछा, जो यात्री जम्मू जा रहे हैं इनमें कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो नहीं है? ये जरूर मालूम कर लेना। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये लोग किसी दूसरे मुल्क की यात्रा को नहीं जा रहे कि इनमें किसी CID वाले की जरूरत पड़े। अपने मुल्क के यात्री हैं, सारे सीधे साधे बंगाली हैं। शेर खान ने कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी पूरी तरह छानबीन कर लो। तुम कहते हो तो मैं कल ही इस बारे में तहकीकात कर लूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया।
शेर खान कहने लगा, मुझे सिर्फ लखनऊ से गुजरते हुए खतरा है, क्योंकि लखनऊ की पुलिस मुझे पहचान लेगी। इस खतरे के पेश नज़र मैं अपना हुलिया बदल कर सफ़र करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें दूसरे यात्रियों की तरह बंगाली लिबास में सफ़र करना चाहिए। अलग हुलिया बनाया तो लोगों को खामखा तुम पर शक होगा। शेर खान ने कहा, ये तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं बंगाली लिबास में हुआ तो किसी ने मुझसे बंगला ज़बान में बात की तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, मामले को इतना ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं भाई। मैंने जत्थे के लीडर को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम पंजाब के रहने वाले हो, मेरे दोस्त हो और हिंदू हो। मैंने लीडर को तुम्हारा नाम केदारनाथ बताया है, तुम भी अपना नाम यही बताना। और फिर जहाँ सब लोग ज्यादातर हिंदुस्तानी में ही बात करते हैं। दूसरे दिन अब्दुल्ला ने दोपहर के बाद आकर कमांडो शेर खान को बताया कि उसने पूरी तसल्ली के साथ छानबीन कर ली है और यात्रियों के जत्थे के साथ इंटेलिजेंस का कोई आदमी नहीं है। यात्रियों में से कोई दुकानदार है, कोई चाय की दुकान का मालिक है और कोई स्कूल टीचर है। शेर खान बोला, अगर तुमने तसल्ली कर ली है तो मुझे फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह का नाम लेकर कल यात्रियों के जत्थे के साथ चल पड़ूंगा। एक बार जम्मू पहुंच गया तो फिर समझो कि मैं कश्मीर के महाज पर पहुंच गया। उससे अगले रोज कमांडो शेर खान ने जम्मू जाने वाले हिंदू यात्रियों के जत्थे में केदारनाथ नाम का हिंदू बनकर शामिल होना था। अगले रोज कमांडो शेर खान ने जम्मू जाने वाले हिंदू यात्रियों के जत्थे में केदारनाथ नाम का हिंदू बनकर शामिल होना था। अब्दुल्लाह ने उसे बंगाली तर्ज का खद्दर का कुर्ता पाजामा ला कर दिया जो शेर खान ने पहन लिया। उसने अपनी छोटी दाढ़ी भी मुंडवा ली थी, माथे पर तिलक लगा लिया और बंगालियों की तरह एक शॉल अपने कंधे पर डाल ली। रास्ते का सारा खर्च अब्दुल्ला ने जत्थे के लीडर के पास जमा करवा दिया था। ऊपर के अखराजात के लिए अब्दुल्ला ने शेर खान को मजीद 300 रुपए दिए और शाम होने से जरा पहले वो शेर खान उर्फ केदारनाथ को साथ लेकर उस स्कूल की तरफ चल पड़ा जहां से यात्रियों के जत्थे ने होड़ा स्टेशन की तरफ रवाना होना था। अब्दुल्ला ने शेर खान का केदारनाथ की हैसियत से जत्थे के लीडर से तारुफ करवाया। वहां दूसरे यात्री भी मौजूद थे जिनमें ज्यादातर बंगाली ही थे। 3-4 यात्री बिहारी हिंदू थे। अब्दुल्ला शेर खान को वहीं छोड़कर चला गया। ये कुल 15 यात्री थे और वो एक स्कूल के बरामदे में इधर उधर बैठे बातें कर रहे थे। शेर खान भी एक तरफ होकर बैठ गया। उसने बारी बारी हर एक यात्री को गौर से देखा। वो सब मिस्कीन सी सूरतों वाले थे, सब के सब बुधेड़ उम्र थे और उन्होंने अपने बिस्तर भी लपेट कर साथ रखे हुए थे, क्योंकि उनके हिसाब से जम्मू में सर्दी थी और बंगाल में तो सर्दी न होने के बराबर पड़ती है। शेर खान को उनमें कोई भी ऐसा आदमी नजर न आया जिस पर इंटेलिजेंस का आदमी होने का शक हो सकता था। एक मोटा कंबल अब्दुल्लाह ने शेर खान को भी दे दिया। उसके अलावा उसे पतलून कमीज का एक फालतू जोड़ा भी लिफाफे में डालकर दे दिया था कि जम्मू पहुंचने के बाद कश्मीर की तरफ जाते हुए बंगला लिबास उतार कर ये पतलून कमीज पहन लेना। शेर खान ने अपना कंबल और पतलून कमीज वाला लिफाफा भी यात्रियों के सामान के साथ एक जगह रख दिया। इतने में एक खाली बस वहां आ गई। जत्थे के लीडर ने सबसे पहले सामान बस की छत पर रखवाया, फिर यात्रियों से कहा कि वो बस में बैठ जाएं। शेर खान भी बस में आकर बैठ गया और बस कलकत्ते के होड़ा स्टेशन की तरफ चल पड़ी। स्टेशन तक पहुंचते शाम हो गई। स्टेशन की बत्तियां रोशन हो चुकी थीं। वहां काफी रौनक थी। अभी अभी कोई गाड़ी आई थी जिसके मुसाफिर स्टेशन की इमारत से बाहर निकल रहे हैं। तमाम यात्रियों के टिकट पहले से खरीद लिए गए थे और जत्थे के लीडर के पास मौजूद थे। लीडर की क़यादत में सारे यात्री प्लेटफॉर्म पर आ गए। ये पढ़े लिखे पुरसुकून किस्म के यात्री थे और वो ना तो कोई भजन वगैरह गा रहे थे और ना उन्होंने कोई ढोल वगैरह साथ लिए थे। उन्हें जम्मू की शेरां वाली माता से अकीदत थी और वो उसके दर्शनों के लिए जम्मू जा रहे थे। काफी देर के बाद अमृतसर को जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। दूसरे मुसाफिर के साथ यात्री भी एक डिब्बे में सवार हो गए। आखिरी डिब्बे पर यात्रियों ने कब्जा कर लिया था और अपने अपने बिस्तर खोल कर बिछा दिए। शेर खान ने भी अपना कंबल आधी सीट पर बिछा दिया और खामोशी से बैठ गया। उसके साथ एक उथेड़ उम्र दुबला पतला बंगाली यात्री बैठा था। वो कलकत्ता के किसी स्कूल में टीचर था। उसने शेर खान का बंगला लिबास देखकर उसके साथ बंगला जबान में बात की तो शेर खान ने मुस्कुराते हुए उर्दू में कहा, मैं बंगला भाषा नहीं जानता, मैं पंजाबी हूँ, मेरा नाम केदारनाथ है। बंगाली टीचर भी मुस्कुराने लगा, अच्छा अच्छा तुम पंजाबी हो, मेरा नाम बाबू गुप्ता है। और उसने शेर खान से हाथ मिलाया और पूछा, केदारनाथ बाबू क्या तुम कभी जम्मू गया है? मैं जवानी में एक बार जम्मू कश्मीर गया था, उसके बाद आज जा रहा हूँ। शेर खान ने कहा, मैं भी बस 2-1 बार ही गया हूँ, वो भी शेरां वाली माता के दर्शन करने। गुप्ता जी बोले, सुना है जम्मू में बड़ी सर्दी पड़ता है। अरे बाबा, हमने तो ये शाल भी ले ली है और एक थू मोटा कंबल भी साथ रख लिया है। बंगाल में एक थू का मतलब होता है एक अदद। शेर खान ने कहा, जम्मू में बहार का मौसम शुरू हो चुका है, आजकल वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती। ये उधेड़ उम्र का बंगाली टीचर बड़ा सीधा सादा और गरीब सा इंसान था। शेर खान रास्ते में किसी न किसी यात्री से तो बातचीत का सिलसिला शुरू करना ही था। उसने इस काम के लिए इस बेजरर बूढ़े बंगाली को चुन लिया क्योंकि बिल्कुल चुप साध कर यात्रियों के साथ सफर करने से दूसरों को शक पड़ सकता था।
ट्रेन चल पड़ी। अमृतसर तक काफी लंबा सफर था। खाना वगैरह यात्रियों ने साथ रख लिया था। रात के 7-8 बजे ट्रेन किसी बड़े स्टेशन पर खड़ी हुई तो यात्री डिब्बे में ही एक दूसरे के साथ मिलकर खाना वगैरह खाने लगे। शेर खान को बूढ़े बंगाली टीचर गुप्ता बापू ने अपने खाने में शामिल कर लिया। खाने के दौरान बंगाली टीचर बेचारा अपनी जवां मर्ग बेटी की ही बातें करता रहा।